हेलो स्टूडेंट्स, वीजीएम के इस सेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट में प्रेजेंट होने वाले, पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने वाले बिल्स के बारे में। संसद में जो विधेयक पेश किए जाते हैं, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, अमेंडमेंट बिल और जो साधारण बिल है, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। लेक्चर की शुरुआत करने से पहले रोज की तरह इन्फॉर्मेशन यही आपके लिए कि यह सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। जो जरूरी नहीं है यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स मेंशन किए गए उनके लिए वनडे एग्ज़ाम्स, जो भी वनडे एग्ज़ाम होता है, इसके साथ साथ जो पीसीएस यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं प्री, उन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है ये लेक्चर। चाहे आप PSSSB पंजाब के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या पीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें जो है जीएस के बारे में पूछा जाता है, उसमें पॉलिटी के बारे में जब पूछा जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। वहीं जब हम मास्टर कैडर एसएसटी की बात करते हैं तो उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। एटीटी के जो सेकंड एग्ज़ाम होता है और इसके साथ एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होते हैं एटीटी में एडमिशन लेने के लिए, उन एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। एसएससी के जो एग्ज़ाम्स, वहीं स्टेट पीएससी, यूपीएससी और आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है ये सेशन। तो हमारे कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप विजिट करके हमें फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे मेंशन है यूट्यूब पे विश्व ज्ञान मंत्र ऑलरेडी है, वैसे एक्टिव यूट्यूब पे ही है फिलहाल। पर हमारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें फेसबुक जो पेज बना हुआ है विश्व ज्ञान मंत्रा के नाम से, इसके साथ साथ विश्व ज्ञान मंत्रा ऑफिशियल नाम से टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। यहाँ पे पूरा एक्टिव है वीजीएम। डेली की जो अपडेट्स होती है जिसमें एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई नया एग्ज़ाम आया है, किसी एडमिट कार्ड आए हैं, या इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मिलेगा स्टडी मटेरियल। आप विश्व ज्ञान मंत्रा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे फाइल सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल जो है मिल जाएगा। विश्व ज्ञान मंत्रा इंस्टाग्राम पे भी है, 9111500017 पे आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वारी हो आपको जवाब दिया जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक और वीडियो को कर दे शेयर। हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि आपको आने वाली जो भी नोटिफिकेशन रहेगी वो आप तक पहुंच सके टाइम टू टाइम, इसीलिए आपने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो। चलिए, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं हम। और प्रोसेस ऑफ द बिल जो लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होता है उसके प्रोसेस के बारे में हम जानते क्या है। देखो, जब भी कोई बिल किसी भी हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसकी जो कुछ कैटेगरी होती है, ठीक है ना, उन कैटेगरीज को हम जानेंगे। जो बिल है बिल जो है दोनों हाउस के अंदर, सिवाय एक तो बिल को छोड़कर, मतलब कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को छोड़ दें, तो जो बिल है बोथ हाउसेस, दोनों जो हाउस हैं, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है, सेम प्रोसेस से जाता है, स्वयं प्रोसेस से जाता है। और जो बिल साधारण बिल है वो किसी भी हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है, किसी भी हाउस के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब प्रोसेस जिस प्रोसेस से जाएगा उसको हम जानते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने के हिसाब से बिल की जो कैटेगरी है वो दो प्रकार की बताई गई है। एक तो गवर्नमेंट बिल मतलब सरकारी बिल। अब ये सरकारी बिल किस प्रकार का बिल होता है भाई? जो सरकारी बिल होता है ना, उसके अंदर जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट जो है उसके मंत्री पेश करते हैं, उसके मंत्री द्वारा जो है पेश किया जाता है, उनके मंत्रियों द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। जो भी बिल मंत्री सरकार लेकर आएगी, और सरकार में मेनली मंत्री जो बिल लेकर आएंगे उस प्रकार के बिल को हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट बिल कहते हैं। दूसरा है प्राइवेट बिल, ठीक है ना। प्राइवेट बिल, इसको प्राइवेट मेंबर बिल भी कहते हैं। प्राइवेट मेंबर बिल, एक सेकेंड, चलिए सेकंड से ज़्यादा ले लिया टाइम।
देखिए जो प्राइवेट बिल जो होता है, देखिए बिल जो प्रेजेंट करने की जो जिम्मेवारी होती है, बिल जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही लेकर आती है। बिल जो है गवर्नमेंट के अलावा जो है प्राइवेट जो बाकी जो मेंबर है वो भी लेकर आ सकते हैं। ऐसे बिल को प्राइवेट मेंबर बिल भी कहा जाता है, प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। जब कोई मंत्री बिल लेकर आएगा तो उसको गवर्नमेंट बिल कहेंगे, क्योंकि वो सरकार की साइड से पेश किया जा रहा है। अब बिल लाने की जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की नहीं हो सकती है। बिल जो है एक मेंबर द्वारा इंट्रोड्यूस भी किया जा सकता है, जो सरकार का नहीं, मतलब कि ऑपोजिशन पार्टी का भी हो सकता है। इसके साथ साथ उस पार्टी का मेंबर भी हो सकता है जिस पार्टी की सरकार है पर वो मंत्री नहीं है। तो इस प्रकार के बिल को जो हम क्या कहेंगे, प्राइवेट मेंबर बिल कहेंगे। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि गवर्नमेंट बिल क्या होता है, प्राइवेट जो बिल है वो क्या होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बिल। बिल्स की जो टाइप्स होती है वो किस प्रकार की होती है। सबसे पहले यहाँ पे साधारण बिल। देखिए ज़्यादातर जो बिल होते हैं वो साधारण बिल ही के तौर पर ही पेश किए जाते हैं, ठीक है ना, साधारण बिल। तो साधारण बिल को कैसे पेश किया जाता है वो हम देखेंगे इस सेशन के अंदर। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक बिल होते हैं, 3 प्रकार के जो बिल होते हैं उनको हम स्पेशल कैटेगरी के बिल कंसीडर करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मनी बिल, जिसको हम धन विधेयक के नाम से जानते हैं। और जो धन विधेयक है ना, इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 के अंदर इसकी डेफिनेशन, इसकी जो परिभाषा है उसमें बताया गया, परिभाषा बताई गई है कौन से बिल की, मनी बिल की, आर्टिकल 110 के अंदर। वही फाइनेंशियल बिल जो है उसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 117 में बताया गया है। ये 2 प्रकार के होते हैं, आर्टिकल 117(1) और आर्टिकल 117(3). इन 2 आर्टिकल्स में बताया गया फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल जो है 2 टाइप, 2 टाइप के फाइनेंशियल बिल बताए गए, फाइनेंशियल बिल 1 एंड फाइनेंशियल बिल 2। और आर्टिकल 117 में फाइनेंशियल बिल के बारे में बताया गया है, और वहीं आर्टिकल 117(1) में फाइनेंशियल बिल 1 के बारे में बताया गया। फाइनेंशियल बिल जो सेकंड है उसके बारे में आर्टिकल 117(3) के अंदर बताया गया। अब हम देखेंगे कि मनी बिल और जो फाइनेंशियल बिल है उनके अंदर बेसिकली डिफरेंट क्या होता है, कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा राज्यसभा की क्या पावर्स रहती है। अब चौथा जो बिल है जिसको अमेंडमेंट बिल, संविधान संशोधन बिल कहते हैं, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहते हैं। अब इस बिल के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि इस पे मैं अलग से चर्चा इसलिए करूंगा क्योंकि अब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है उन अमेंडमेंट्स के बारे में आपको इसके बारे में मेंशन करने वाला हूं। क्योंकि अमेंडमेंट जो बिल है ना, अकेला एक कम से कम 45 से 1 घंटे के लेक्चर के अंदर ये कवर होने वाला है। तो इसको मैं आज कवर नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ साधारण बिल, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को यहाँ पे आज के इस सेशन में कवर करने वाला हूँ। तो आई होप कि आपको ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल का मतलब कि बड़ा थोड़ा बहुत जितना भी मतलब कि एग्जाम ओरिएंटेड है एक बार आपको पता लग गया होगा। अब हम इनको ब्रीफली जो है अभी इस सेशन के अंदर जो है हम क्लियर करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डिनरी बिल, साधारण बिल किस प्रकार के बिल होते हैं। कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा, किसी भी हाउस के अंदर जो है ऐसे बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस बिल को लाने से पहले जो है स्पीकर या चेयरमैन की जो परमिशन है वो ली जाती है मंत्री द्वारा, और कोई साधारण जो प्राइवेट मेंबर बिल लाया जाता है तो उनके द्वारा जो है स्पीकर या चेयरमैन से परमिशन ली जाती है। उसके बाद में जो है हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस होता है। तब देखते हैं जैसे इंट्रोड्यूस हो गया बिल, उसके बाद में पहली रीडिंग के अंदर क्या क्या किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मूवर, मूवर का मतलब जिसने जो बिल है वो प्रेजेंट किया है, ऑफ द बिल इंट्रोड्यूस इट बाय रीडिंग फर्स्ट टाइटल। सबसे पहले ना पहली रीडिंग के अंदर जो भी उस बिल का टाइटल होगा, बिल का जो टाइटल होगा उस बिल के टाइटल को रीड किया जाएगा। मतलब जैसे अगर कोई बिल आ गया, मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे ट्रिपल तलाक बिल, ठीक है ना, तो इस ट्रिपल तलाक जो बिल है 2000 मान के चलते 19 है, ठीक है ना, तो इस ट्रिपल तलाक बिल का जो टाइटल है ना उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा मूवर द्वारा जिसने इस बिल को लेकर आया है। दूसरा, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस बिल को लाने का उद्देश्य क्या है, उसके बारे में जो है रीड किया जाएगा पहली रीडिंग के अंदर। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी।
अब क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, नो डिस्कशन ऑन द बिल टेक प्लेस एट दिस, बिल पे कोई डिस्कशन नहीं होती, थोरोली डिस्कशन नहीं होती, उसके जो शेड्यूल है उन पे कोई डिस्कशन नहीं होती, उसके जो आर्टिकल है, जो प्रोविजंस दिए हैं उन पे किसी भी प्रकार की डिस्कशन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ उसमें टाइटल्स और उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो रीड किया जाता है। इस स्टेज पे मतलब पहली रीडिंग के अंदर जो बिल है वो गजट ऑफ इंडिया के अंदर जो शामिल हो जाता है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर मतलब 2-3 लेक्चर से पहले जब गजट ऑफ इंडिया भारत के राजपत्र के बारे में बताया था, भारत के राजपत्र, ठीक है ना, राजपत्र के बारे में मैंने आपको मेंशन किया था कि भारत का राजपत्र कैसा होता है। तो जैसे ही भारत के राजपत्र पहले रीडिंग के अंदर जो बिल है भारत के राजपत्र के अंदर इसको शामिल कर लिया जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिल को भारत के राजपत्र में कब शामिल किया जाता है, पहली रीडिंग के अंदर शामिल कर दिया जाता है। तो वो पब्लिक के सामने प्रेजेंट हो जाता है कि इस बिल के अंदर क्या क्या प्रोविजन है, क्या क्या चेंजेस सरकार लेकर आ रही है किसी बिल के अंदर। तो आम लोगों को जो है मीडिया के माध्यम से या डायरेक्टली जो है लोगों को जो है पता चल जाता है उस बिल के बारे में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेकंड रीडिंग के अंदर जो है बिल में क्या चेंजेस आते हैं। सेकंड जो रीडिंग होती है उसमें 3 स्टेजेस से ये बिल होकर जाता है। वैसे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि 3 स्टेजेस कौन सी होती है, इसको मतलब कि थोड़ा इजी तरीके से समझने के लिए जो है इसको 3 स्टेज के अंदर बांटा है। वैसे 3 रीडिंग ही आप याद रखोगे। कहता है स्टेज जिसमें जनरल डिस्कशन की जाती है। पहले में तो टाइटल और ऑब्जेक्टिव डिस्कशन किया गया था। अब इसमें क्या डिस्कशन किया जाता है, द प्रिंसिपल्स ऑफ द बिल्स। प्रिंसिपल्स मतलब कि सिद्धांत, उद्देश्य, सिद्धांत क्या है, इट्स प्रोविजंस, उसके अंदर जो प्रोविजंस लिखे गए उनके बारे में आर डिस्कस्ड इन जनरली, बट जनरल आमतौर पे, बट द डिटेल्स ऑफ द बिल आर नॉट डिस्कशन। कहता है कि जो प्रोविजंस है, जो प्रिंसिपल्स है बिल्स के, ठीक है ना, जो प्रोविजंस है उनको जनरली डिस्कस किया जाता है, पर बिल को डिटेल डेप्थ के अंदर डिस्कस नहीं किया जाता सेकंड रीडिंग के अंदर। फिर क्या आता है, कमेटी स्टेज आ जाते हैं। कमेटी एग्जामिन द बिल थोरोली इन द डिटेल एंड क्लोज बाय क्लोज। अब क्या होता है कि अब इस बिल के अंदर सेकंड रीडिंग के अंदर जो बिल को जब पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया जाता है, आपको पता है कि पार्लियामेंट की कमेटी बनती है, ठीक है ना, उस कमेटी के अंदर जो है बिल को क्लोज बाय क्लोज, वन क्लोज बाय शेड्यूल के जो क्लोज बाय क्लोज है, मान के चलते एक है उसका सब क्लोज, सब पार्ट हो गया, सब क्लोज हो गया, उनको डेप्थ के अंदर डिस्कस किया जाता है कमेटीज के अंदर। तो सेकंड रीडिंग के अंदर जो है बिल को कमेटी के पास भेज दिया जाता है, ये याद रखना है। पहली स्टेज के अंदर गजट ऑफ इंडिया में छपता है, दूसरी स्टेज के अंदर बिल जो है कमेटी के पास भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है कंसिडरेशन ऑफ स्टेज, द हाउस आफ्टर रिसीविंग द बिल फ्रॉम द सेलेक्टेड कमेटी। जिस भी कमेटी को ये बिल भेजा था उसके बाद में ये जो बिल है हाउस के पास आता है। कंसीडर द बिल प्रोविजंस ऑफ द बिल क्लोज बाय क्लोज। अब इस कंडीशन के इसमें क्या होता है कि बिल को जो है वो क्लोज बाय क्लोज जो है रीड किया जाता है। ईच क्लोज इज डिस्कशन एंड वोटेड अप टू सेपरेटली, द मेंबर्स कैन आल्सो बी मूव अमेंडमेंट्स, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं वो कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ जो सुधार है उसकी जो गुंजाइश है बिल के अंदर जो है रहती है। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी। ये पहली स्टेज के अंदर जो बिल है गजट ऑफ इंडिया के अंदर छापा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में उस बिल पहली स्टेज के अंदर जो बिल है, पहली रीडिंग के अंदर जो बिल है उसके अंदर उसका ऑब्जेक्टिव और टाइटल रीड किया जाता है। सेकंड स्टेज के अंदर कमेटी के पास भेज दिया जाता है। कमेटी के बाद में जैसे ही पार्लियामेंट के पास आता है तो पार्लियामेंट जो है इसको क्लोज बाय क्लोज जो है रीड करती है। इसके साथ साथ, ठीक है, मतलब कि इसके अंदर क्लोज बाय क्लोज का मतलब थोरोली रीड किया जाता है। जनरल डिस्कशन होती है, ठीक है ना। अब जनरल डिस्कशन में अगर टाइम लग रहा है तो फिर कमेटी के पास, कमेटी के आने से के बाद में जो है ये बिल जो है क्लोज बाय क्लोज रीड इसको किया जाता है। और उसके बाद में अगर इसमें कुछ चेंजेस अमेंडमेंट करनी हो तो उसमें अमेंडमेंट जो है के बारे में जो है प्रोविजन है या उसके बारे में जो हम कह सकते हैं एडवाइस, सलाह जो है दी जा सकती है। नेक्स्ट है थर्ड रीडिंग। तीसरी और लास्ट रीडिंग होती है किसी बिल की। इसके अंदर क्या होता है, डिबेट होती है। उसमें रीड किया गया, अब इस पे डिबेट होगी। डिबेट मतलब मेरिट और डिमेरिट्स क्या हैं बिल की। डिबेट्स इज कन्फाइंड टू द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ द बिल एज होल, नो अमेंडमेंट आर अलाउड। पिछले अमेंडमेंट्स की जो बात की गई थी इसमें अमेंडमेंट्स को अलाउ नहीं किया जाता। इसके अंदर क्या किया जाता है, इस डिबेट की जाती है बिल के ऊपर कि इसमें लोगों को क्या फायदा होना है, आम जनता का क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा जो है इसके अंदर किया जाता है।
नेक्स्ट है कि तीसरी रीडिंग के अंदर खास बात यह है कि बिल को वोटिंग के लिए रख दिया जाता है, वोटिंग करवाई जाती है। अगर बिल के ऊपर आम सहमति नहीं बनती किसी हाउस के अंदर, वैसे तो बनती ही नहीं है ना सभी मेंबर्स की आम सहमति, क्योंकि ओपोजिशन तो हमेशा ही मतलब कि सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है बोलती है, तो उस कंडीशन के अंदर इस बिल के अंदर बिल को वोटिंग के लिए रखा जाता है थर्ड स्टेज में। देयर आफ्टर द बिल इज ऑथेंटिकेटेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। उसके बाद में जो बिल जो है मतलब वोटिंग से पास होने के बाद में जो है ऑथेंटिकेटेड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर चाहे स्पीकर हो चाहे डिप्टी स्पीकर हो, उसके बाद ऑथेंटिकेट होने के बाद में ये बिल जो है इस बिल को ट्रांसमिट कर दिया जाता है सेकंड हाउस के अंदर, ठीक है ना, फॉर द कंसिडरेशन एंड अप्रूवल। सेम दूसरे हाउस के अंदर जो है इस बिल को एक हाउस से पास होने के बाद में दूसरे हाउस के अंदर इस बिल को जो है भेज दिया जाता है। तो ये 3 स्टेजेस थे किसी बिल को इंट्रोड्यूस करने से लेकर एक हाउस में जो है पास होने तक। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। आपको ध्यान रखना है पहली रीडिंग के अंदर गजट ऑफ इंडिया, दूसरी रीडिंग के अंदर कमेटी और तीसरी रीडिंग के अंदर आपने याद रखना है वोटिंग के लिए बिल को रखा जाता है। नेक्स्ट कहता है कि बिल इन सेकेंड हाउस, दूसरे हाउस के अंदर जो बिल है ना सेम प्रोसेस से जाएगा, ठीक है ना, सेम प्रोसेस रहेगा जिसमें हमने पिछले स्लाइड्स पे हमने डिस्कस किया, मतलब कि इसके अंदर फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग से होकर जाएगा। अब सेकंड हाउस के अंदर बिल पे क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं या कैसे उस बिल को जो है पास किया जाता है या फेल किया जाता है, क्या कर सकता है सेकंड हाउस। इट में पास द बिल, सेम प्रोसेस से बिल जो है पास किया जा सकता है, ठीक है ना, जो पहले हाउस में था, ठीक है। इट में पास द बिल विद द अमेंडमेंट्स एंड रिटर्न इट टू द फर्स्ट हाउस फॉर द रिकंसीडरेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर सेकंड हाउस पहले हाउस से पास होने के बाद सेकंड हाउस क्या करता है, अमेंडमेंट करने की बात बोलता है कि भाई अमेंडमेंट चाहिए हमें इस बिल पे, तो इसका मतलब ये दोबारा फिर से पहले वाले हाउस में आएगा कि भाई आप अमेंडमेंट करो इसके अंदर, हमें ये जो प्रोविजंस है ये हमें जचे नहीं है। तो दूसरे सेकंड जो हाउस है वो उसमें अमेंडमेंट करके दोबारा भेज देता है, वहां से पास हो जाता है, फिर वो पास माना जाता है। अब दूसरा जो हाउस है वो अमेंडमेंट्स करने के लिए पहले हाउस को इस बिल को जो है दोबारा भेज सकता है। बिल को रिजेक्ट भी किया जा सकता है, कंप्लीटली रिजेक्ट किया जा सकता है कि हम इस बिल को जो है वोटिंग से फेल कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट में नो टेक एनी एक्शन एंड दस कीप द बिल पेंडिंग। अब दूसरा हाउस जो है ना, मैं दूसरे हाउस को राज्यसभा के तौर पर कंसीडर कर रहा हूं, तो जो राज्यसभा है ना वो उस बिल पे कोई एक्शन नहीं लेता, वो न तो कोई बिल को पास करता न बिल को मतलब वापस लौटाता, वो चुपचाप साइलेंट हो जाता है बिल के ऊपर। इट में नो टेक एनी एक्शन एंड दस कीप द बिल इन पेंडिंग, पेंडिंग में रख देता है। तो दूसरे हाउस के अंदर बिल जो है इस कंडीशन के अंदर या इस स्टेज के अंदर जो है रहता है। अब देखते हैं जॉइंट सीटिंग। अब जॉइंट सीटिंग के बारे में वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है, आपने क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन ये है कि हमने जॉइंट सीटिंग जो है, इस जॉइंट सीटिंग का कंसेप्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से देश से लिया हुआ है, उस कंट्री का नाम बताना है आपने जहां से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जॉइंट सीटिंग का जो कंसेप्ट है उसको अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 के अंदर जॉइंट सीटिंग के बारे में बताया गया है। पहली चीज तो ये याद रखिएगा, जॉइंट सीटिंग के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 में बताया गया है। जॉइंट सीटिंग कब होती है, देखिए ध्यान से देखना। अगर मैं लोकसभा पहला हाउस मानता हूं, दूसरा हाउस मानता हूं मैं राज्यसभा, अगर कोई बिल लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा में कंप्लीटली ये बिल फेल हो जाए। दूसरी कंडीशन, लोकसभा से ये बिल पास हो जाए और राज्यसभा में इस बिल को पढ़े हुए 6 मंथ से ज्यादा का टाइम हो जाए, ठीक है। तीसरा, लोकसभा से ये बिल कोई अमेंडमेंट है, लोकसभा ने उस बिल में अमेंडमेंट कर दी और दूसरा हाउस जो है उस अमेंडमेंट को मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। तो ये 3 कंडीशन है जहां पे किसी बिल को जो है जॉइंट सीटिंग के लिए रखा जा सकता है, ठीक है। जॉइंट सीटिंग के लिए जो है इस बिल को जो है रखा जा सकता है। अब जॉइंट सीटिंग पे क्या होता है कि जब जॉइंट सीटिंग पे बिल को लाया जाता है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, अब प्राइम मिनिस्टर सरकार की ये जिम्मेवारी होती है कि बिल तो पास होना चाहिए ना, तो प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेगा, हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो बोलेगा प्रेसिडेंट को भी जॉइंट सीटिंग बुलाओ।
तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, जॉइंट सीटिंग की बात करेगा, जॉइंट सीटिंग की बात करेगा। अब देखते हैं रिजल्ट क्या रहता है जॉइंट सीटिंग के अंदर। मैं यहाँ पे इस हाउस को कंसीडर कर रहा हूँ लोकसभा, और दूसरा जो हाउस है इसको कंसीडर कर रहा हूँ मैं राज्यसभा। अब राज्यसभा और लोकसभा, अब हम देखते हैं कि लोकसभा में वैसे 545 सीटें और राज्यसभा के अंदर कितने 245। सरकार की मानक के चलते यहाँ पे 100 सीटें और यहाँ पे 380 सीटें हैं, आधे से ज्यादा हो गई ना ये। तो यहाँ से तो बिल पास हो रहा है और यहाँ पे बिल जो है फेल हो रहा है। राज्यसभा जो है ज्यादातर बिल जो है गड़बड़, जो बिल फेल होने का जो कारण रहता है, मतलब कि जो कारण तो नहीं बता, मतलब कि कह सकता मैं, पर बिल जो है अगर फेल होता है तो राज्यसभा में ज्यादा मतलब कि हम कह सकते हैं लटक सकता है। इसका कारण ये है कि सरकार की जो सीटें होती है ना राज्यसभा में वो कम होती है। अब मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि राज्यसभा के अंदर सरकार की 100 सीटें हैं, तो इसके अगेंस्ट कितनी हो गई 145 सीटें हो गई। तो यहाँ पे जो बिल है वो साधारण बहुमत से भी तो पास नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पे ये बिल फेल हो रहा है। अब वो प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि हम जॉइंट सीटिंग को कंसीडर करते हैं या जॉइंट सीटिंग के लिए इस बिल को लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो जॉइंट सीटिंग में अब हम देखते हैं कि 545 प्लस 245 कितना हो गया, टोटल 790 हो गया। इधर तो थी 100 सीटें, इधर थी 380 सीटें सरकार की, 380 और 100 कितनी होगी 480। अब 480 आधे से ज्यादा हो गई, और जॉइंट सीटिंग में हमेशा जो बिल है वो पास होता है सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी से इस बिल को पास किया जाता है, याद रखिएगा सिंपल मेजोरिटी से। तो यहां से ये बिल जो है जॉइंट सीटिंग से हो जाएगा पास। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जब भी जॉइंट सीटिंग बुलाई जाती है तो उसका प्रेजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, कौन प्रेजाइड करता है। तो याद रखना पहले इंस्टांस के अंदर, पहली स्टेज के अंदर जो है स्पीकर द्वारा जॉइंट सीटिंग की प्रधानगी की जाती है। अगर स्पीकर नहीं है तो दूसरी कंडीशन है, दूसरा इंस्टांस डिप्टी स्पीकर का रहता है। डिप्टी स्पीकर नहीं है तो फिर डिप्टी चेयरमैन जो है वो आएगा, ठीक है, कौन सा राज्यसभा का, क्योंकि डिप्टी चेयरमैन आएगा। चेयरमैन क्यों नहीं आता, क्योंकि वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। कौन नहीं होता, चेयरमैन नहीं होता, वो हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जो बिल है जॉइंट सीटिंग से जो है वो कैसे पास होता है। अब तक हमारे देश के अंदर 3 बार जॉइंट सीटिंग हो चुकी है, याद रखना 3 टाइम्स जो है वो जॉइंट सीटिंग हो चुकी है 3 प्रकार के बिल के ऊपर। वो 3 बिल कौन कौन से है। पहला बिल 1961 ईस्वी के अंदर बिल आया था डाउरी प्रोहिबिशन बिल, डाउरी पे रोकथाम पे, प्रोहिबिशन मतलब कि डाउरी दहेज रोकथाम बिल, कौन से साल आया था 1961 ईस्वी के अंदर। तो पहली बार जॉइंट सीटिंग इस पे करवाई गई थी। दूसरी जॉइंट सीटिंग हुई थी बैंकिंग सर्विस कमीशन, बैंकिंग सर्विस कमीशन बिल आया था, और ये बिल कौन से साल आया था, ये बिल आया था 1978 ईस्वी के अंदर। तो दूसरी जॉइंट सीटिंग तब हुई थी। तीसरी जॉइंट सीटिंग होती है कब, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म मतलब टेररिज्म के ऊपर जो है अंकुश लगाने के लिए या इस पे रोकथाम करने के लिए जो बिल लाया गया था, कौन से साल लाया गया था 2002 के अंदर। तो अब तक ये 3 बार जॉइंट सीटिंग हो चुकी है, याद रखिएगा 3 बार हमारे संविधान में या हम पार्लियामेंट के इतिहास के अंदर जो है 3 बार अब तक जॉइंट सीटिंग हुई है, ठीक है ना। डाउरी पे, बैंकिंग पे, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म पे 1961, 1978 और 2002 के अंदर। तो जॉइंट सीटिंग पे आपको कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, डेफिनेटली यहां से आपका वो क्वेश्चन है वो हल होने वाला है। नेक्स्ट, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब बिल जो है मान के चलते बिल लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया। अब उसके बाद में इस बिल को भेजा जाता है किसके पास, बिल को भेजा जाता है हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास, ठीक है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है 111 जिसपे राष्ट्रपति जो है बिल पे सहमति देने की बात करता है, ठीक है। अब जैसे ही राष्ट्रपति की बिल पास जाएगा उसके पास क्या पावर होती है, बिल को सहमति दे देता है, ठीक है ना, अपनी जो सहमति है वो दे देगा। दूसरा, बिल को पार्लियामेंट को वापस भेज देगा, पार्लियामेंट को जो है बिल सेंड कर दिया जाता है, रीसेंड कर दिया जाता है, ठीक है ना, फॉर रिकंसीडर,
मतलब दोबारा विचार करने के लिए, ठीक है ना। अगर दोबारा विचार करने के बाद में पार्लियामेंट से हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास आ जाता है तो प्रेसिडेंट को इस बार जो है हर हालत के अंदर सहमति देना अनिवार्य हो जाता है। तीसरी, बिल को मतलब कि अनलिमिटेड टाइम के लिए रोक लिया जाता है, बिल को रोक लिया जाता है, विदहोल्ड कह सकते हैं, बिल को रोक लिया जाता है। हमारे प्रेसिडेंट के पास ना कोई टाइम पीरियड नहीं है, ठीक है ना, नो फिक्स्ड टाइम, कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है कि वो हमारे देश के प्रेसिडेंट जो है किसी बिल को जो है कितने टाइम तक होल्ड पर रख सकते हैं, कितने टाइम तक होल्ड पर रख सकते हैं किसी बिल को, कोई फिक्स टाइम नहीं है, याद रखना। अब नेक्स्ट है, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ऐसे बिल बताने आप, ये ऐसे बिल बता रहा हूँ मैं आपको जिसको लाने से पहले मतलब कि पार्लियामेंट में, संसद में पेश करने से पहले हमारे देश के राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ती है। राष्ट्रपति की मंजूरी जो है उसकी मंजूरी लेना अनिवार्य है। तो सबसे पहले तो हो गया मनी बिल, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट, मतलब कि राज्यों को जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट करना, नए राज्य बनाना, राज्यों का नेम चेंज करना, ऐसे बिल को लाने से पहले जो है राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ती है। अमेंडमेंट जैसे बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाने से पहले हमें राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल 3 प्रकार के होते हैं, याद रखना, जिसको हम वित्तीय बिल के नाम से जानते हैं। अब ये वित्तीय बिल जो है इनकी 3 टाइप होती है, 3 टाइप्स के ये बिल होते हैं। सबसे पहला मनी बिल, जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में बताया गया। मैं इसको आपको, इस बिल के बारे में आपको डेप्थ में बताने वाला हूं। फाइनेंशियल बिल 1 आर्टिकल 117 1, फाइनेंशियल बिल 2 आर्टिकल 117 3। तो इन तीनों बिलों के बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है मनी बिल। मनी बिल एक ऐसा बिल है जिसको लाने से पहले हमें प्रेसिडेंट की मंजूरी लेनी पड़ती है, ठीक है ना। प्रेसिडेंट की जो एसेंट, जो स्वीकार्य है, सहमति है, वो लेना जरूरी है। अब ये बिल जो है इंट्रोड्यूस होता है इंट्रोड्यूस्ड ओनली लोकसभा, केवल और केवल लोकसभा के अंदर इसको लाया जाएगा, मतलब पहले इंस्टांस के अंदर लोकसभा के अंदर लाया जाएगा, ठीक है ना। लोकसभा से पास होने के बाद, ठीक है ना, लोकसभा से पास होने के बाद में यह बिल राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा जो है इस बिल के ऊपर जो है अपने विचार दे सकता है, अमेंडमेंट करने के लिए जो है रिकमेंडेशन कर सकता है, कोई भी चेंज नहीं कर सकता, कोई भी बिल में चेंज नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? ओनली रिकमेंडेशन दे सकता है, केवल और केवल सलाह दे सकता है। अब ये सलाह को लोकसभा माने या ना माने, ये उस लोकसभा पे डिपेंड करता है। राज्यसभा के पास इसके लिए 14 डेज का टाइम होता है, 14 दिन का टाइम होता है। 14 दिन के अंदर अंदर इस बिल को जो है चाहे कंसीडर करो या न करो, विचार करो या न करो, वापिस भेजना होता है। अगर नहीं भेजते तो वहां से राज्यसभा से ये बिल जो है पास माना जाता है, ठीक है ना। 14 दिन के बाद में इस बिल को राज्यसभा से माना जाता है पास। अब जैसे ही राज्यसभा से पास हो जाता है उसके बाद में हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास ये बिल जाता है, ये जाएगा हमारे देश के प्रेसिडेंट के पास ये बिल, और प्रेसिडेंट जो है इस बिल पे अपनी सहमति दे देता है। याद रखना, राष्ट्रपति कभी भी मनी बिल को दोबारा नहीं भेजता। याद रखना, कभी भी दोबारा रिकंसीडर के लिए ये लोकसभा के पास ये बिल को जो है पार्लियामेंट के पास नहीं भेजा जाता। क्यों? क्योंकि इस बिल को लाने से पहले हमने राष्ट्रपति की जो है मंजूरी ली थी, ठीक है ना, राष्ट्रपति की मंजूरी ली थी। तो इसलिए इसको दोबारा पार्लियामेंट के पास नहीं भेजा जाता। राष्ट्रपति इस बिल पे अपनी सहमति है जो दे देता है। इस प्रकार से जो मनी बिल है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा के पास कम पावर है कंपेयर टू लोकसभा, ठीक है ना। अगर राज्यसभा फेल भी कर देती है बिल से पास होने से, मतलब वैसे तो वहां से 14 दिन का टाइम होता है, पर इस पे कोई जॉइंट सेटिंग का भी प्रोविजन नहीं है मनी बिल के ऊपर, याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं कि मनी बिल जो है वो किस प्रकार के बिल को जो है मनी बिल में के तौर पर कंसीडर किया जाता है। कहता है पोजीशन, इम्पोज, अबोलिशन,
परमिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस के अंदर नए टैक्स लगाना, खत्म करना, कम करना, बदलना, रेगुलेट करना टैक्सेस के अंदर, ऐसे बिल जब लाए जाते हैं, ऐसे बिल को हम क्या कहते हैं, मनी बिल के तौर पर कंसीडर करते हैं। द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी, भाई जो मनी, जो पैसा हमने उधार ले रहे हैं कहीं से भी, आरबीआई से या कहीं और से भी, ठीक है ना, कोई और इंस्टीट्यूट से, बाय द यूनियन गवर्नमेंट, इन बिल को जो है इन बोरोइंग को जो है रेगुलेट करने के लिए जो बिल लाया जाएगा, ऐसे बिल को हम मनी बिल के तौर पर कंसीडर करेंगे। याद रखना, बोरोइंग ऑफ मनी, पैसा उधार लिया जाना से रिलेटेड जो रेगुलेट किया जाएगा, ऐसी बिल को भी हम कंसीडर करेंगे मनी बिल के तौर पर। द कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पेमेंट ऑफ द मनी इनटू और द विड्रॉ ऑफ द मनी फ्रॉम द सच। अब कहता है कि पेमेंट ऑफ मनी, पैसे का भुगतान करना और पैसे को निकलवाना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से या कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, तो ऐसे बिल को भी हम जो है कंसीडर करते हैं मनी बिल के तौर पर, ठीक है ना। हमारे इंडिया के जो अकाउंट्स हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कॉन्टीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट, इनके बारे में अलग से डेप्थ में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जब हमारे देश के अंदर बजट पेश किया जाता है तो उसके लिए जो बिल लाया जाता है, इस प्रकार के बिल को एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। और ये चार्ज किया जाता है, ये पैसा निकलवाया जाता है कहां से, कंसोलिडेटेड फंड से, तो ऐसे बिल को भी हम मनी बिल के तौर पर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनी सच एक्सपेंडिचर। अगर कोई एक्सपेंडिचर जिसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलवाना है या ऐसे अमाउंट को बढ़ाना है कि पहले पैसा कम, मतलब कि निकलवाना था, जैसे मान के चलते 500 करोड़ निकलवाना था, है ना, अभी जरूरत ज्यादा है, तो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द सच एक्सपेंडिचर, ऐसे खर्चे की अमाउंट को और बढ़ाना, इस प्रकार के जब बिल लाए जाएंगे तो ऐसे बिल को हम क्या कहेंगे, ऐसे बिल को हम कहेंगे मनी बिल के तौर पर। नेक्स्ट है द शिफ्ट्स ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया और द कस्टडी और इश्यू ऑफ द सच मनी और ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द यूनियन और ऑफ द स्टेट। सिंपल सी बात है, कंसोलिडेटेड और पब्लिक अकाउंट से जो पैसा निकलवाया जाता है, ठीक है ना, ऐसे बिल को जो है हम कंसीडर करते हैं क्या, मनी बिल के तौर पर। आई होप कि आपको मनी बिल की डेफिनेशन पता लग गई होगी। मनी बिल के बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूं आपको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 में बताया गया है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं फाइनेंशियल बिल फर्स्ट किस प्रकार का होता है। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल बिल लिखा हुआ है, तो फाइनेंशियल बिल जो है वो क्या होता है, मनी बिल होता है। मतलब मनी बिल जो है वो फाइनेंशियल बिल होगा, मतलब फाइनेंशियल जो बिल है उसके अंदर मनी बिल, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2 आते हैं। मतलब जितने भी मनी बिल होंगे वो फाइनेंशियल बिल होंगे, ठीक है ना, लेकिन सारे के सारे जो फाइनेंशियल बिल है वो मनी बिल के तौर पर नहीं इंट्रोड्यूस किए जाते। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, मैं ऐसी आशा करता हूं। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल बिल फर्स्ट। ए फाइनेंशियल बिल फर्स्ट contain not only any or all the matter mentioned in the money bill। फाइनेंशियल बिल ये कहता है कि केवल उनको ही कंसीडर नहीं किया जाता जो कि मनी बिल के अंदर आते हैं, जो कि आर्टिकल 110 में है, बट आल्सो अदर मैटर्स, मनी बिल के अलावा और जो भी मैटर होते हैं उनको भी हम फाइनेंशियल बिल 1 के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। आपको उनके बारे में इतना जानना जरूरी नहीं है, मतलब आर्टिकल 110 के अलावा जो भी पैसा निकलवाया जाता है ना वो फाइनेंशियल बिल 1 और 2 में कंसीडर है, लिखा गया है। तो मनी बिल जो है उसके बारे में आर्टिकल 110 में बताया गया है, कहता है कि फाइनेंशियल बिल 1 जो है उसके बारे में मनी बिल के अलावा जो ऐसे मैटर जो इससे बाहर हैं उनको जो है फाइनेंशियल बिल कहा गया है, और इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 117(1) के अंदर कंसीडर किया गया है। इट इज सिमिलर टू ए मनी बिल। अगर ये फाइनेंशियल बिल 1 जो है वो मनी बिल की तरह होता है, सिमिलर, 2 कंडीशन में। बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा। दोनों के दोनों जो बिल है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। मतलब जो मनी बिल हो गया और इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल बिल फर्स्ट है, इन दोनों को इंट्रोड्यूस किया जाता है कहां पे, लोकसभा में। दूसरी बात, बोथ ऑफ देम कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट।
मतलब कि दोनों के दोनों जो बिल है इनको लाने से पहले हमें अपने देश के प्रेसिडेंट की सहमति लेना जरूरी है। क्लियर है। नेक्स्ट कहता है कि इन ऑल रिस्पेक्ट द फाइनेंशियल बिल इज ट्रीटेड एज ऑर्डिनरी बिल। अब मनी बिल के अलावा फाइनेंशियल बिल वन जो है वो आम बिल की तरह किस प्रकार से इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब ये कहता है कि ये जो बिल है इट कैन बी आइदर रिजेक्टेड और अमेंड बाय द राज्यसभा। इंट्रोड्यूस तो लोकसभा में किया जाएगा, लेकिन इस बिल के ऊपर, फाइनेंशियल बिल के ऊपर जो है मनी बिल को छोड़ना है, यहां पे याद रखना, ठीक है ना। मनी बिल के अलावा जो बाकी बिल हो गए, तो ऐसे जो बिल है इसके द्वारा किसके द्वारा, राज्यसभा द्वारा इस बिल पे अमेंडमेंट भी की जा सकती है और इस बिल को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस, अगर दोनों किसी स्टेज के अंदर दोनों हाउसेस के अंदर किसी भी अमेंडमेंट को लेकर, उस बिल की प्रोविजन को लेकर जो है डिसएग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है, तो सच ए बिल द प्रेसिडेंट कैन समन जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस रिजॉल्व द डेडलॉक। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, ऐसे बिल को जो है, ऐसी सिचुएशन को, डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए दोनों हाउस की जो जॉइंट सिटिंग है वो करवा सकता है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन द बिल इज प्रेजेंटेड टू प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट को जो है, प्रेसिडेंट को प्रेजेंट किया जाता है, ही कैन आइदर गिव द हिज असेंट एंड टू द बिल एंड withhold the assent to the bill or return to the bill for reconsideration of the houses। तो जो मनी बिल के अलावा जो बाकी बिल हो गए ना, मतलब फाइनेंशियल बिल वन, जो बाकी जो मनी बिल के अंदर आर्टिकल 110 में कंसीडर नहीं है, वो आर्टिकल 117(1) के अंदर कंसीडर है, ऐसे बिल जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे सकता है, ठीक है ना, बिल को रोक सकता है, या जो पार्लियामेंट है इसको दोबारा लौटा सकता है। अब मैं आपको सिंपल सी भाषा के अंदर एक बार और इसके बारे में बता रहा हूं। पहली बात कि जो मनी बिल है उसके बारे में आर्टिकल 110 में बताया गया, जो फाइनेंशियल बिल वन है उसके बारे में 117(1) के अंदर बताया गया। ये दोनों के दोनों जो है फाइनेंशियल बिल के अंदर आते हैं, ठीक है। मनी बिल के अलावा जो फाइनेंशियल बिल वन है वो मनी बिल की तरह कॉमन किस चीज में है, सबसे पहले तो ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है ना। लाने से पहले इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी लेना जो है, इंट्रोड्यूस करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी लेना जरूरी है, मतलब दोनों बिल के अंदर। अब हम मनी बिल को कर रहे हैं साइड के अंदर, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल बिल वन को कंसीडर कर रहे हैं। राज्यसभा रिजेक्ट कर सकता है, राज्यसभा अमेंडमेंट कर सकता है, ठीक है ना। अगर इन द केस ऑफ, अगर दोनों हाउस के अंदर इस बिल पर डेडलॉक हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर इस बिल के ऊपर जॉइंट सिटिंग करवाई जा सकती है, ठीक है। तीसरी कंडीशन है कि राष्ट्रपति इस बिल पे अपनी सहमति दे सकता है, बिल को रोक सकता है, या बिल को जो है दोबारा रिकंसीडर करने के लिए हाउस के पास भेज सकता है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। फाइनेंशियल बिल सेकंड, अब फाइनेंशियल बिल सेकंड क्या कहता है, फाइनेंशियल बिल सेकंड जो है इसके बारे में लिखा है, फाइनेंशियल बिल सेकंड contain provision involving the expenditure from the consolidated fund of India। कहता है कि उन प्रोविजंस को इंक्लूड करता है जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकलवाने से संबंधित है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द मैटर मेंशन इन द आर्टिकल 110, और उन मैटर्स को इंक्लूड नहीं करता जो कि आर्टिकल 110 के अंदर इन्वॉल्व है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इट डील्स विद अंडर आर्टिकल 1173, मतलब आर्टिकल 117(3) के अंदर जो है फाइनेंशियल बिल सेकंड बताया गया है। अब देखते हैं फाइनेंशियल बिल जो सेकंड है उसके क्या प्रोविजंस हैं। इट गवर्न्ड बाय द सेम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर व्हिच इज एप्लीकेबल टू ऑर्डिनरी बिल। यह एक साधारण जो बिल होता है उस बिल की तरह कंसीडर किया जाता है। साधारण बिल किसी भी हाउस में प्रेजेंट हो सकता है। सच बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। हाउएवर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज एसेंशियल फॉर द रिकंसिडर ऑफ द बिल by the either house unless such recommendation is received neither house can be the pass the bill। सिंपल सी भाषा में बात करें कि ये कह रहा है कि हमें अपने however recommendation of the president is essential for the consideration
कंसीडर करने के लिए और इंट्रोड्यूस करने के लिए। देखो, बिल को इंट्रोड्यूस करना और बिल को कंसीडर करना, इन दोनों में फर्क समझ लेना। इंट्रोड्यूस करने का मतलब है बिल को लोकसभा में लाना है या राज्यसभा में लाना है। तो जो मनी बिल होता है वो और फाइनेंशियल बिल जो वन है, इन दोनों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इंट्रोड्यूस करने का मतलब है, और इंट्रोड्यूस करने से पहले हमें किसकी मंजूरी लेनी पड़ती है? प्रेसिडेंट की मंजूरी लेनी पड़ती है। इस बिल में हमने देखा, ये देखिए, प्रेसिडेंट की मंजूरी और लोकसभा में इंट्रोड्यूस। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है, जो फाइनेंशियल बिल 2 है उसको प्रेसिडेंट साधारण बिल की तरह पेश किया जाता है। इसके लिए राष्ट्रपति की जो मंजूरी है, ठीक है ना, वो लेने की जरूरत नहीं है। और वह चाहे वो लोकसभा में प्रेजेंट करो चाहे वो राज्यसभा में प्रेजेंट करो, फाइनेंशियल बिल सेकंड एक साधारण बिल की तरह पेश किया जाता है। पर कंसीडर करने का मतलब विचार। ऐसे बिल जब लोकसभा या राज्यसभा में प्रेजेंट हो गया, उन पे विचार करने के लिए, लाने से पहले नहीं, जब लोकसभा राज्यसभा लाने की इससे पहले मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, पर विचार करने के लिए बिल आ गया लोकसभा में, बिल आ गया राज्यसभा के अंदर, पर इस पे जो विचार करना है तब राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ती है। यहां पे यही शब्द लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड एट द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेज। मतलब कि इंट्रोड्यूस करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, रिक्वायर्ड टू कंसीडर द स्टेज, कंसीडरेशन स्टेज। तो विचार करने के लिए इस बिल पे राष्ट्रपति की सहमति लेना जरूरी है। आई होप कि आपको फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2, आर्टिकल 117(1), आर्टिकल 117(3), आर्टिकल 110 क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट यहाँ पे यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा आज का जो सेशन है यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि आपको बहुत कुछ इस सेशन में जानने को मिला होगा। मैं बहुत ही एक्सट्रीम लेवल, मतलब कि डेप्थ नॉलेज के साथ में आपका ये जो सेशन है इसको मैंने कंटिन्यू किया हुआ है। आपको बहुत नॉलेज एग्जाम ओरिएंटेड जो है यहाँ से मिल रही होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। डेफिनेटली आप वन डे एग्जाम देते हो, एग्जाम का एक लेवल होता है ना, ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आप चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे, और जाने से पहले जो है वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि टाइम टू टाइम आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। अगर आपकी कोई भी क्वायरी हो, कोई सुझाव हो, ठीक है ना, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 9111500017 पे आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हो। मैं अपनी वीडियो में किस प्रकार की इंप्रूवमेंट और कर सकता हूं, आप जरूर कमेंट के अंदर इस बात को मुझे सुझाव दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल फिर एक नए सेशन के साथ आपके सामने रूबरू होते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।